हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे शिक्षण मेथड में यानी हमने शिक्षण चर के बारे में, शिक्षण क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और शिक्षा शब्द को या शिक्षण को कैसे कराया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यानी शिक्षण व्यू रचना। शिक्षण व्यू रचना क्या होती है और ये कितने प्रकार से होती है। शिक्षण व्यू रचना यानी जो हमारे शिक्षण को यानी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी या रोचक बनाने हेतु जो अपनाए जाने वाले जो माध्यम होते हैं उन्हें यानी शिक्षण व्यू रचना के नाम से जाना जाता है। किसे यानी शिक्षण व्यू रचना के नाम से जाना जाता है। आप जैसे यानी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है या उसको प्रभावी या रोचक या अभिवर्ती या सरल तरीके से बनाए, यानी जो माध्यम काम लेते हैं इनको रोचक या प्रभावी बनाने के लिए, उन्हें जो साधन होते हैं उन्हें व्यू रचना के नाम से जाना जाता है, यानी शिक्षण व्यू रचना के नाम से जाना जाता है। इन्हें सामान्यतः यानी 3 प्रकारों में बांटा जाता है। कितने यानी 3 प्रकारों में शिक्षण व्यू को बांटा जाता है। पहला आता है शिक्षण व्यू। शिक्षण व्यू में पहला प्रकार आता है यानी हमारी पाठ योजना आती है। कितनी आती है दोस्तों? पाठ योजना आती है। दूसरा हमारा आता है इकाई योजना। तीसरा हमारा आता है वार्षिक योजना। यानी हमारे शिक्षण व्यू रचना को हमने 3 भागों में बांटा गया है। पाठ योजना जो लेसन प्लान होता है, यानी इकाई योजना जो यूनिट प्लान होता है, वार्षिक योजना जो हमारे ईयरली प्लान होता है। हमारे रीड सिलेबस में यानी हमारे पाठ योजना और इकाई योजना दी गई है। वार्षिक योजना का हमारे सिलेबस में नहीं दी गया है। हमारा आता है पहला शिक्षण व्यू रचना, यानी पहला आता है पाठ योजना। पाठ योजना को गेस्टलवादियों ने यानी जो पाठ योजना होती है, क्या होती है पाठ योजना? पाठ योजना का सर्वप्रथम जिक्र गेस्टलवादियों ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गेस्टलवादियों ने किया हुआ था। किसने किया था दोस्तों? गेस्टलवादियों ने हमारी पाठ योजना का सर्वप्रथम जिक्र किया था या विचार आया था। यानी पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार गेस्टलवादी संप्रदाय को आया था, जिसमें आए वर्दिमर होता है, कोलर होता है और कोफ्ता होता है और एक कुटलेविन होता है। कौन होता है? वर्दिमर, कोलर, कोफ्ता और कुटलेविन होता है। कौन दोस्तों? गेस्टलवादी का सर्वप्रथम विचार यानी जो गेस्टल संप्रदाय को आया था। कि पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार दोस्तों किसको आया था? यानी गेस्टलवादी संप्रदाय को आया था। किसको? गेस्टलवादी संप्रदाय को आया था, जिसमें आता है हमारा कोलर आता है और कोफ्ता आता है। कौन आता है? कोलर आता है और कोफ्ता आता है। कौन? कोलर और कोफ्ता आता है। और पाठ योजना का जनक यानी हर्बर्ट स्पेंसर को कहा जाता है, जिसने पंचपदीय प्रणाली दी गई थी। क्या दीजिए? पंचपदीय प्रणाली भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। और इसका समर्थन दोस्तों, पाठ योजना जो समर्थन किया था यानी जो हर्बर्ट स्पेंसर का समर्थन B.S. ब्लूम ने और मॉरिसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम और मॉरिसन के द्वारा हमारी पाठ योजना का समर्थन किया गया था। और इसका निर्माण यानी जो पाठ योजना का निर्माण हमारे हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। और इसी पंचपदीय प्रणाली भी इसी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही दी गए थे। और इसका पाठ योजना का सर्वप्रथम विचार यानी गेस्टल संप्रदाय के द्वारा दिया गया था। और इसका यानी गेस्टल संप्रदाय में यानी वर्दिमर, कोलर और कोफ्ता, कुटलेविन आते हैं। पाठ योजना के अंतर्गत यानी हमारे जो शिक्षण उद्देश्य तथा मूल्यांकन के पद को जोड़ने का कार्य B.S. ब्लूम के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? B.S. ब्लूम के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा किया था। जो हमारी पाठ योजना है उसमें शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन जो पद होते हैं, यानी शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन 2 पद को जोड़ने का कार्य B.S. ब्लूम के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा ही किया गया था। और हमारे यानी विधि, प्रविधि व सहायक सामग्री और गृह कार्य पद को यानी जो विधि, प्रविधि, गृह कार्य, सहायक सामग्री को जोड़ने का कार्य यानी हमारे मॉरिसन के द्वारा किया गया था। इन्हें इकाई योजना का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें इकाई योजना का जनक भी कहा जाता है। मॉरिसन को कहते हैं इकाई योजना का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इकाई योजना का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने यानी हमारी जो पाठ योजना थी उसमें विधि, प्रविधि, सहायक और यानी सहायक सामग्री और गृह कार्य जो इन 3 पद जोड़ने के कार्य किसने किया था? मॉरिसन के द्वारा किया गया था। और B.S. ब्लूम के द्वारा
शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन 2 पद जोड़े गए थे, यानी शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन पद दोनों जोड़े गए थे। और मॉरिसन के द्वारा प्रविधि, सहायक सामग्री तथा गृह कार्य पद जोड़ने का कार्य मॉरिसन के द्वारा किया गया था। और मॉरिसन ने हमारी इकाई योजना का जनक भी कहा जाता है, यानी जो इकाई योजना आती है उसका जनक भी मॉरिसन को ही कहा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला इसमें आता है, यानी जो हमारी पाठ्य योजना में जो बोर्ड पे जो खाना पूर्ति होती है, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण और कालांश और समय अवधि, यानी जो हमारे बोर्ड पे जो पाठ्य योजना को हम शिक्षण कराया जाता है उससे पहले जो बोर्ड पे जो खाना पूर्ति लिखी जाती है उन्हें शाम पट पूर्ति या आवश्यक पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? आवश्यक पूर्ति या शाम पट पूर्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे दिनांक, विषय, कक्षा, प्रकरण, कालांश और समावधि, यानी इनको क्या बोलते हैं, यानी श्याम पट पूर्ति व आवश्यक पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यानी श्याम पट पूर्ति व आवश्यक पूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक आदर्श पाठ योजना की समावधि, यानी जो एक आदर्श पाठ योजना है उसकी समावधि 35 से 40 मिनट की मानी जाती है। कितनी? यानी 35 से 40 मिनट की मानी जाती है। और दोनों विकल्प में हो तो आपको यानी सही राइट आंसर यानी 35 मिनट करना है। कितना दोस्तों? 35 मिनट करना है। यानी एक आदर्श पाठ योजना की जो समय अवधि होती है, क्या होती है दोस्तों? समय अवधि होती है, उसकी मिनट यानी 35 से 40 मिनट निर्धारित की गई है। कितनी? 35 से 40 मिनट क्यों निर्धारित की गई है। जिसमें आपने दोनों विकल्प में हो तो आप उनको यानी 35 राइट है और 35 को आप राइट करोगे। कितना? यानी 35 से होता है उसको क्या करोगे? राइट करोगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारे यानी जो शिक्षण उद्देश्य में और क्या क्या आते हैं, जैसे कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य आते हैं, आप इस टेबल के माध्यम से आप शिक्षण उद्देश्य को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? इस टेबल के माध्यम से हमारे यानी शिक्षण उद्देश्य 6 शिक्षण उद्देश्य आते हैं। और एक साइड में अपेक्षित व्यवहारगत, जो हमारी विद्यार्थियों में जो व्यवहार परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन है, उसे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। यानी जो स्टूडेंटों में जो परिवर्तन होगा उसे अपेक्षित परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कहते हैं। यानी जो हमारे शिक्षण बिंदु कितनी है? 6 शिक्षण बिंदु है। कौन से? 6 शिक्षण, यानी 6 शिक्षण बिंदुओं को लिया गया है। 6 शिक्षण उद्देश्यों को लिया गया है। जो 6 शिक्षण उद्देश्य किसके द्वारा दिया गया था? BS ब्लूम के द्वारा जोड़ा गया था पाठ्य योजना में। पहला यानी ज्ञान जोड़ा गया था। कौन सा? ज्ञान जोड़ा गया था। पहला ज्ञान। दूसरा अवबोध जोड़ा गया था। कौन सा? दूसरा यानी अवबोध जोड़ा गया था। तीसरा ज्ञान उपयोग जोड़ा गया था। चौथा कौशल जोड़ा गया था। और 5वां अभिरुचि जोड़ा गया था। कौन सा? अभिरुचि। और हमारा छठा यानी जो अभिवृत्ति जोड़ा गया था। ज्ञान यानी जो हमारे शिक्षण उद्देश्य के लिए BS ब्लूम के द्वारा 6 शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था हमारे पाठ्य योजना में। ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति। ज्ञान का मतलब होता है जो हमें नवीन यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के रूप में होना। अवबोध जो हमें किसी भी चीज़ को याद करना, तुलना करना। और ज्ञान है जो हमारे सीखे हुए ज्ञान को हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग करना। कौशल का मतलब वो होता है जिसमें यानी तुलनात्मक संबंध या तुलना प्रश्न करना होता है। अभिरुचि मतलब जो अन्य पाठ से व्याख्या ये करना होता है। और अभिवृत्ति का मतलब होता है चिंतन करना। ये हमारे अभिवृत्ति में आते हैं। इनको करने के बाद जो शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन यानी शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन BS ब्लूम के द्वारा ही जोड़ा गया था। और इन शिक्षण उद्देश्यों को एक पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यानी पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। इस शिक्षण उद्देश्यों को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनको यानी एक पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यानी जो हमारे पाठ्याभिसूचना के नाम से शिक्षण उद्देश्यों को भी जाना जाता है। उसके बाद यानी जो हमारे शिक्षण उद्देश्य हमारे पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य देने के बाद हमारा अगला बिंदु आता है इसी में, यानी विधि पर विधि आती हैं। विधि पर विधि किसके द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों? यानी मॉरिसन के द्वारा विधि पर विधि को जोड़ा गया था। किसके द्वारा? विधि पर विधि, यानी जो मॉरिसन है उसके द्वारा विधि पर विधि को जोड़ा गया था। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री भी, ये भी मॉरिसन के द्वारा ही जोड़ा गया था। उसके बाद हमारा आता है यानी कौन है? पूर्व ज्ञान। क्या आता है दोस्तों? यानी पूर्व ज्ञान।
विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। ये यानी विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और ये प्रविधि किसके द्वारा यानी मोरिसन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब होता है जो हमारे पूर्व ज्ञान पे हमारे नवीन ज्ञान को स्थानांतर करना या जोड़ना, उसे यानी पूर्व ज्ञान होता है। उसके बाद हमारा बिंदु आता है यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना को पाठ्यस्थापन या विन्यास के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो हम आगे बताएंगे, यानी पाठ्यस्थापन ये से कैसे कहा गया है और विन्यास कैसे कहा गया है। प्रस्तावना हमारी यानी पाठ योजना, यानी जो प्रस्तावना जो हमारी प्रस्तावना होती है वो हमारे पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होती है। किस पे होती है दोस्तों? पूर्व ज्ञान पर निर्धारित होती है। किस पे होती है निर्धारित दोस्तों? हमारी पूर्व ज्ञान पर होती है। इसमें यानी 6-7 क्वेश्चन निर्धारित किया जाता है और अंत में जाके यानी निरुत्तर होता है। इसमें 3 कॉलम इसमें 3 होते हैं, यानी एक तो शिक्षक क्रिया होती है, यानी कौन शिक्षक के द्वारा होती है, दूसरा हमारी विद्यार्थी क्रिया के द्वारा ही होती है। इसे प्रस्तावना कहा गया है। क्या कहा गया? प्रस्तावना कहा गया है। एक आदर्श प्रस्तावना को क्या पाठ्यस्थापन या विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श पाठ योजना का मतलब यानी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको यानी रुचि और उपयुक्त व सरल माध्यम से बनाया जाना या प्रस्तुतिकरण करना, उसे व्यू रचना के माध्यम से इसे सरल बनाया जाता है। किसके? यानी व्यू रचना के माध्यम से इसे सरल बनाया जाता है। एक आदर्श पाठ योजना क्या है दोस्तों? एक आदर्श पाठ योजना को यानी पाठ्यस्थापन या विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विन्यास के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना सदैव यानी जो हमारी प्रस्तावना थी जिसमें शिक्षण क्रिया और शिक्षक क्रिया होती है, शिक्षक क्रिया और शिक्षण क्रिया होती है, उसे पूर्व ज्ञान पर आधारित। किस पे? यानी जो पूर्व ज्ञान होती है उस पर आधारित होती है। प्रस्तावना हमेशा यानी या सदैव जिसमें सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का पालन करती है, यानी सरल से कठिन की और ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी इन सूत्रों का क्या करती है? पालन करती है। प्रस्तावना क्या है कि यानी एक आदर्श प्रस्तावना होती है। यह प्रस्तावना हमेशा पूरे ज्ञान पर निर्धारित की जाती है। इसमें सरल से कठिन और तथा ज्ञात से अज्ञात के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना में जो प्रश्न होते हैं उसमें तारमता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तारमता का गुण मतलब होता है जिसमें छात्र आसानी से आंसर दे सके और यानी एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न जुड़ा हो और दूसरा प्रश्न से तीसरा प्रश्न जुड़ा हो, उसे तारमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हमारे ज्ञान में यानी तारमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? तारमता। जो यानी जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो तारमता के गुण पाया जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है दोस्तों? यानी प्रस्तावना में यानी तारमता के गुण पाए जाते हैं। और उसी में दोस्तों यानी हमारी प्रस्तावना है उसमें यानी तारमता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तारमता का गुण पाया जाता है। और प्रस्तावना में यानी क्रमबद्धता पाई जाती है। क्या पाया जाता है? क्रमबद्धता का भी गुण भी पाया जाता है। जो प्रश्नों को यानी जो हमारे प्रश्न होते हैं प्रस्तावना के, उनको बनाने की विशेषता ही होती है, यानी जिसमें एक क्रमवाई, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न के बाद तीसरा, और तारमता होती है जो कंटिन्यू यानी जो उतार चढ़ाव चलता रहने उसे तारमता कहा जाता है। और एक आदर्श प्रस्तावना हेतु यानी कम से कम 5 से 7 मिनट का समय रखा जाता है। यानी एक आदर्श पाठ योजना में कितना समय चाहिए दोस्तों? यानी 5 से 7 मिनट का समय रखा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय दिया गया है। यानी जो हमारी प्रस्तावना एक आदर्श प्रस्तावना यानी प्रस्तावना होती है उसमें यानी जो प्रस्तावना के लिए आरक्षित समय यानी 5 से 7 मिनट का होता है। कितना है दोस्तों? यानी 5 से 7 मिनट का होता है। और एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का समय होता है। कितना? यानी 1 मिनट का समय होता है। कितना दोस्तों? 1 मिनट का समय होता है। यानी और उसी प्रकार दोस्तों यानी जो प्रस्तावनाओं में जो प्रश्नों की संख्या पाई जाती है हमारी दोस्तों यानी 5 से 7 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 5 से 7 रखी जाती है। कितनी दोस्तों? 5 से 7 रखी जाती है प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या। यानी जो हमारी एक आदर्श पास में यानी जो प्रस्तावना है उसमें कम से कम समय यानी कितना 5 से 7 मिनट का समय लगता है, आरक्षित किया जाता है। और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 मिनट का समय दिया जाता है। और हमारे और प्रस्तावना होती है उसमें यानी प्रश्नों की संख्या कम से कम यानी 5 से 7 रखी जा सकती है। कभी कभी जो प्रस्तावना के माध्यम प्रस्तावना के माध्यम से जैसे कहानी कविता निबंध होने वाले यानी कहानी कविता के निबंध होने वाले पर प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या क्या कर जाती है? घट जाती है। जिसमें प्रश्नों की संख्या यानी 3 से
सॉरी 1 से 3 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? जो कभी कभी हम प्रस्तावना कहानी और कविता के माध्यम से प्रस्तावना करवाते हैं, उनमें प्रश्नों की संख्या यानी 1 से 3 रखी जाती है। कितनी दोस्तों? 1 से 3 रखी जाती है। 1 से 3 प्रश्न यानी प्रश्नों की संख्या रखी जाती है, जो जैसे कहानी, कविता या निबंध के माध्यम से। कैसे? यानी कहानी, कविता, निबंध के माध्यम से हम क्या प्रस्तावना करवाते हैं उसको, यानी उसकी प्रश्नों की संख्या क्या घट जाती है। क्या घट जाती है? घट जाती है। हमारे प्रस्तावना के बाद आता है हमारे जो टीचर उद्देश्य कथन बोलता है। क्या बोलता है? उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन को यानी पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है उद्देश्य कथन। प्रस्तावना करने के बाद एक आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन को पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? यानी दोस्तों पाठ्याभिसूचना, यानी जो पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको याद हो तो पाठ्याभिसूचना को पहले यानी उद्देश्य यानी शिक्षण उद्देश्य के नाम को, शिक्षण उद्देश्य को भी पाठ्य योजना के नाम से भी पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिवृत्ति और अभिरुचि, इनको यानी जो में पाठ्याभिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। यह पाठ की प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण के साथ जोड़ता है, यानी जो हमारा पाठ है उसकी प्रस्तावना को प्रस्तुतिकरण के साथ जोड़ने का कार्य करता है। क्या करता है? जो प्रस्तावना होती है उसको यानी प्रस्तुतिकरण के साथ जोड़ने का कार्य कौन करता है? हमारा यानी उद्देश्य कथन करता है या पाठ्याभिसूचना करती है। कौन करता है? हमारा जो उद्देश्य कथन या पाठ्याभिसूचना करती है। और यह उद्देश्य कथन जो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है। हमारा जो उद्देश्य कथन होता है वह पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है। किसके नाम से? यानी जो पूर्व ज्ञान को यानी नवीन ज्ञान के साथ जोड़ता है। किसको? यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने का कार्य करता है। उद्देश्य कथन बोलने के पश्चात ही हम आगे की प्रकरण लिखें, यानी जो हमारा उद्देश्य कथन यानी जो प्रस्तावना हमने शामपुर यानी शामपट जो पूर्ति करी थी उसमें, यानी जो उद्देश्य कथन बोलने के बाद हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे या पढ़ाएंगे या वो शिक्षण करेंगे, उनको बोर्ड यानी जो टॉपिक को प्रकरण के रूप में हम कैसे उद्देश्य कथन के बोलने के बाद ही लिखेंगे। कि यानी जो हमारा उद्देश्य कथन बोल दिया उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो शामपट में जो टॉपिक प्रकरण था उसको वहाँ पे एंट्री करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उसको वहाँ पे एंट्री करेंगे। उसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला यानी इसी में आता है दोस्तों यानी प्रस्तुतिकरण। क्या आता है दोस्तों? यानी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे 3-4 बिंदु आते हैं। कितने आते हैं? 3-4 बिंदु आते हैं प्रस्तुतिकरण। क्या है हमारा टॉपिक? है ना प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में दोस्तों हमारे आता है पहला यानी क्रम संख्या आता है, उसके बाद हमारे 3 शिक्षण बिंदु लिया जाता है। कितने? यानी 3 शिक्षण। प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा हमारा होता है शिक्षण क्रिया, शिक्षक क्रिया। शिक्षक क्रिया में यानी हमारे उसमें आता है शिक्षक क्रिया क्या क्या करता है, और हमारा दूसरा आता है यानी प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया और विद्यार्थी क्रिया, विधि पर विधि और सहायक सामग्री और शामपट सार आता है। क्या आता है ना? शामपट सार आता है। यानी जो हमारा प्रस्तुतिकरण होता है, प्रस्तुतिकरण में हमारा शामपट सार आता है। क्या आता है दोस्तों? हमारा शामपट सार। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु आता है, शिक्षक क्रिया आती है, विद्यार्थी क्रिया आती है और विधि प्रविधि आती है और सहायक सामग्री आती है और शामपट सार आता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी हमसे यानी शिक्षण बिंदु में कम से कम 3 शिक्षण बिंदु हम यानी जो मैं टीचिंग करवाने के लिए, शिक्षण कराने के लिए मैं कम से कम 3 शिक्षण बिंदु लेना अनिवार्य होता है। और शिक्षण क्रिया में हमारा आता है पहला है विकासात्मक प्रश्न, जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। यानी जो क्या होते हैं? पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षक कथन। इन प्रश्नों को पूछने के बाद आता है हमारा क्या आता है? शिक्षण कथन। उसके बाद हमारा आता है बोध प्रश्न आता है। क्या आता है दोस्तों? बोध प्रश्न आता है। क्या आता है दोस्तों? बोध प्रश्न आता है। प्रस्तुतिकरण सदैव नवीन ज्ञान पर आधारित होती है। जो हमारा प्रस्तुतिकरण थी, यानी जो प्रस्तुतिकरण क्या होती है? जो हमारा प्रस्तुतिकरण थी, क्या आप इस टेबल में देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण का शिक्षण बिंदु, शिक्षण क्रिया,
शिक्षण बिंदु ये है जिसमें 3 शिक्षण बिंदु लेने पड़ते हैं। शिक्षण क्रिया होती है, विद्यार्थी क्रिया होती है, विधि प्रविधि होती है, सहायक सामग्री होती है और शाम प्रसार होते हैं। जिसमें से उसके बाद शिक्षण में यानी 3 टीचिंग बिंदु हैं, 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। जिसमें इसमें एक आता है विकासात्मक प्रश्न, जिसे विकासात्मक प्रश्नों को खोज प्रश्न के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कम से कम 3-4 प्रश्न यानी जो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद शिक्षक कथन बोला जाता है, उसके बाद बोध प्रश्न किया जाता है, यानी जो हमारी पढ़ाए हुए शिक्षण को जांचने के लिए। इसमें विद्यार्थी क्या करेगा, जवाब देगा और लास्ट में अंत के क्वेश्चन का बोध के यानी विकासात्मक क्वेश्चन का निरुत्तर जवाब देगा। यानी शिक्षण को नहीं आने पर विद्यार्थी को नहीं आने पर शिक्षण कराया जाएगा। उसमें हम जो विधि हमारी जो पाठ्य योजना जिस विधि से बनाई जाती है उसे विधि कहा जाता है, और पाठ्य योजना में जो अन्य विधियों का सहायक काम यानी सामग्री या प्रयोग करना उसे प्रविधि कहा जाता है। सहायक सामग्री जो हमारी जो टीचिंग को सरल और सुगम बनाने के जो हम सहायक सामग्री जो टीचिंग एड काम में लेते हैं उन्हें सहायक सामग्री कहते हैं। शाम प्रसार जो हमारे कठिन शब्दों को यानी कठिन बिंदुओं को या यानी शॉर्ट बिंदुओं को सारांश को हमारे शाम प्रसार के द्वारा विद्यार्थियों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। ये हमारी क्या थी, प्रस्तुतिकरण। एक आदर्श प्रस्तुतिकरण क्या होती है दोस्तों, प्रस्तुतिकरण यानी जो हमेशा सदैव नवीन ज्ञान पर आधारित होती है। किस पे दोस्तों, सदैव नवीन ज्ञान पर आधारित होती है। यानी प्रस्तुतिकरण सदैव नवीन ज्ञान पर आधारित होती है दोस्तों। क्या होती है, नवीन ज्ञान पर आधारित होती है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत न्यूनतम कितने यानी मिनिमम कितने यानी 3 शिक्षण बिंदु काम में लिए जाते हैं। कितने दोस्तों, 3 शिक्षण बिंदु काम में लिए जाते हैं। और शिक्षण यानी जो शिक्षक सर्वप्रथम जो विकासात्मक प्रश्न पूछता है, क्या यानी जो हमारे प्रस्तुतिकरण में शिक्षक सर्वप्रथम विकासात्मक प्रश्न पूछता है, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें खोज प्रश्न भी बोला जाता है। जो गुण धर्म की प्रवस्था यानी जो क्या कहते हैं, प्रकृति तथा यानी जो विकासात्मक प्रश्न वो होते हैं दोस्तों क्या सी प्रकृति और गुणधर्म में प्रस्तावना के साथों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तावना के साथ प्रस्तुति के कारण या शिक्षक के साथ जो विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रकृति गुणधर्म के साथ प्रस्तावना प्रश्नों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी दोस्तों यानी जो हमारे विद्यार्थी विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो अचानक से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका दैनिक पाठ्य योजना से कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। यानी विद्यार्थी से कभी कभी विकासात्मक प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं आने पर कुछ ऐसे अचानक ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिन्हें हमारी दैनिक पाठ्य योजना से कोई भी लिखित संबंध नहीं होता, क्योंकि ये वो प्रश्न होते हैं जो खोजपूर्ण या उत्खनन प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि इनकी संख्या 1 से 3 प्रश्न होती है, 1 से 3 तक होती है। इनकी प्रश्न संख्या कितनी है, 1 से 3 तक होती है। और विकासात्मक प्रश्नों की पूर्ति के पश्चात हमने शिक्षक अपना कथन बोलता है। क्या बोलता है दोस्तों, जो विकासात्मक प्रश्न यानी जो विकासात्मक प्रश्न करने के बाद शिक्षक अपना कथन बोलता है और विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थियों की क्रिया क्या है, जो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। ये हमारे विद्यार्थी की क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, विद्यार्थी की क्रिया होती है, जिसमें विद्यार्थी क्या करेंगे, खोजपूर्ण प्रश्न हमने आपको बता दिया। जो विद्यार्थी को कभी कुछ यानी विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो कुछ ऐसी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हमारे दैनिक पाठ्य योजना से संबंध यानी या उल्लेख नहीं है, उन्हें खोजपूर्ण या उत्खनन प्रश्न कहा जाता है। उन प्रश्नों की संख्या 1 या 3 होती है। और विकासात्मक प्रश्नों की पूर्ति करने के पश्चात शिक्षक अपना कथन कहेगा, जिसे वाक्य के माध्यम से या प्रश्नोत्तर के माध्यम से, और विद्यार्थी उनको ध्यानपूर्वक सुनेगा और लिखेगा। उन्हें क्या कहते हैं, उसे शिक्षक कथन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे शिक्षक कथन कहते हैं। और शिक्षक कथन के बाद 3 शिक्षण बिंदुओं से संबंधित यानी जो कितना बालक कितना ज्ञान ग्रहण किया है यह पता लगाने हेतु कुछ अतिरिक्त या एक्स्ट्रा प्रश्न पूछा जाएगा, जिन्हें बोध प्रश्न के नाम से जाना जाता है। क्या बोले हैं, बोध प्रश्न के नाम से जाना जाता है। आप यानी बोध प्रश्न वो होते हैं दोस्तों कौन से, जो शिक्षक कथन करने के बाद विद्यार्थियों की जांच करने के काम में लिए जाने वाले वे क्वेश्चन, जिसे विद्यार्थी ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, कितना नहीं किया, कितना आया है, उन्हें बोध प्रश्न के नाम से जाना जाता है। बोध प्रश्नों की संख्या दोस्तों यानी 1 से 3 होती है। कितनी दोस्तों, कितनी, 1 से 3 होती है। बोध प्रश्नों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 से 3 होती है। यानी बोध प्रश्नों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, यानी 1 से 3 प्रश्नों की संख्या होती है। और संपूर्ण पाठ्य योजना में जिस विधि पर आधारित है उसे मुख्य विधि कहा जाता है। यानी हमने आपको भी बताया था, यानी हम संपूर्ण पाठ्य योजना को हम जिस विधि से बनाएंगे
या आधारित है उसे मुख्य विधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुख्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसे? यानी मुख्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस मुख्य विधि के साथ में जो अन्य विधि हम काम में लेने वाली है उसकी सहायक प्रविधि कहा जाता है, जिन्हें सहायक विधि या प्रविधि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमने टीचिंग एड में हमारा अगला पॉइंट है टीचिंग एड। सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षण को सरल और सूक्ष्म बनाने के लिए जो चार्ट, मॉडल, नक्शे, लपेट फलक या संकेत या झाड़न या डस्टर का प्रयोग करना, उसे क्या कहते हैं? उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? शिक्षक सहायक सामग्री कहते हैं। यानी जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया को या शिक्षण को सरल व सूक्ष्म बनाने के लिए चार्ट, मॉडल, नक्शे, लपेट फलक व संकेत वादन या झाड़न का प्रयोग करना, जो छात्रों के समय क्या करना, झाड़ों के समय प्रयोग करना, उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं या टीचिंग एड कहते हैं। इनके बाद हमारा आते हैं यानी मुख्य बिंदुओं को, कठिन बिंदु, जो हमारे शामपटसार। शामपटसार क्या होता है? जो हमारे मुख्य बिंदुओं को क्या बोर्ड पे प्रदर्शित करना, उसे शामपटसार कहते हैं। क्या यानी शामपटसार का प्रयोग क्यों करते हैं दोस्तों? यानी जो हमारे मुख्य बिंदु, जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मुख्य बिंदु या मुख्य पॉइंट या मुख्य सारांश, जो हमारे शिक्षण कथन के मुख्य सारांश को हम बोर्ड पर प्रदर्शित करना बच्चों के सामने, उसे शामपटसार का प्रयोग किया जाता है। इन सब के यानी ये प्रक्रिया यानी जो प्रस्तुतिकरण करने के बाद हम उसके बाद हम क्या मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन वो होता है दोस्तों जो हमारे यानी ये B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? B.S. ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? यानी B.S. ब्लूम के द्वारा ही मूल्यांकन दिया गया था, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों में कितना ज्ञान ग्रहण किया गया है उसका प्रशिक्षण करने या जांच करने हेतु मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। किसका? यानी मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन में यानी मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या दोस्तों कम से कम यानी 5-6 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 5-6 रखी जाती है। ये किसके द्वारा दिया गया था? B.S. ब्लूम के द्वारा दिया गया था। यानी मूल्यांकन के द्वारा यानी ये जो विद्यार्थी होते हैं उनमें कितना ज्ञान संचयन किया गया है, विकसित किया गया है, कितना ज्ञान सीखा है, उनके ज्ञान को जांचने की जो प्रक्रिया होती है उसे मूल्यांकन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों यानी मूल्यांकन प्रक्रिया में यानी जो मिश्रित प्रश्नावली काम में ली जाती है। कौन सी? यानी मिश्रित प्रश्नावली मूल्यांकन में काम में ली जाती है। किसमें दोस्तों? मूल्यांकन में मिश्रित प्रश्नावली को काम में ली जाती है। उदाहरण के तौर पर इसी कि जैसे प्रश्नोत्तरी होता है, खुली प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली होती है, इन सब चित्र प्रश्नावली होती है, उन सब प्रश्नावली को यानी मिश्रित प्रश्नावली कहा गया है। ये मिश्रित प्रश्नावली कहा गया है। इन यानी मूल्यांकन करने के बाद विद्यार्थियों को यानी गृह कार्य दिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य जो गृह कार्य का संबंध होता है दोस्तों यानी विद्यार्थी जो विद्यालय या शिक्षक के द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है उसे घर पर जाकर अभ्यास करने का प्रयत्न करना या अभ्यास करना, जो सीखे हुए ज्ञान को घर पे जाकर प्रयास करना, उसे अब यानी गृह कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गृह कार्य कहते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था यानी प्रस्तावना क्या है, उद्देश्य कथन क्या है, प्रस्तुतिकरण क्या है, पाठ्य विसूचना क्या है, शिक्षक सहायक सामग्री क्या है, और पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, बोध प्रश्न क्या होते हैं, विकासात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इन बारों के बारे में हमने अध्ययन कर चुके थे। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।